एक दुनिया जहाँ पर वॉर है, नफ़रत है, हम आपस में एक दूसरे को जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। जहाँ पर युद्ध यानी वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है। हर रोज़ लोग मरते हैं और हम उनके नाम तक जानने की जहमत नहीं उठाते। आज भी युद्ध छिड़े हुए हैं दुनिया भर में और लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन से सफ़र करते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? तो आज की हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट में पाब्लो नेरूदा इस चीज़ का समाधान देते हैं। पाब्लो नेरूदा के बारे में इस पोएम को जानने से पहले समझना ज़रूरी है। पाब्लो नेरूदा का जन्म चिले देश की पेराल टाउन में हुआ और 1973 में यानी लगभग 69 इयर्स की उम्र में ये नहीं रहे। पाब्लो नेरूदा इनका पेन नेम है, यानी इस नाम से केवल लिखते हैं। इनका असल नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेस बोसोआल्टो है। चिले एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, पर पाब्लो नेरूदा के वर्क्स पूरी दुनिया भर में फ़ेमस हैं और उन्होंने लोगों पर एक गहरा प्रभाव यानी इम्पैक्ट भी डाला है। इनकी पोएम्स बहुत ईजी हैं समझने में, लेकिन उतनी ही सुंदर भी हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर साल 1971 में जीता, जो कि लिटरेचर यानी साहित्य के लिए सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है। पाब्लो नेरूदा एक पोएट होने के साथ साथ चिलेन पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट भी थे। उन्हें केवल 13 साल की उम्र में ही एक पोएट की तरह पहचान भी मिल गई थी। आज की हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट इंग्लिश क्लास 12th NCERT फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन की चैप्टर 3 की तरह हमारे पास पढ़ने के लिए है और इस वीडियो से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस पोएम को अच्छी तरह समझ पाएँ और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप 100% इस पोएम के लिए श्योर हो पाएँ। तो आज हम पढ़ते हैं पोएम प्रोज सेकेंडरी पर पाब्लो नेरूदा की पोएम कीपिंग क्वाइट। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पहली दो लाइन्स में पोएट कहते हैं कि चलो नाउ अभी हम क्या करेंगे, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे यानी 12 तक गिनती गिनेंगे और उस गिनती गिनने तक हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्टिल रहेंगे। वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल एक जगह खड़े रहेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। फिर पोएट फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं और बोलते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोएट बोलते हैं कि एक बार के लिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ पर, इस अर्थ के फेस पर यानी इस अर्थ पर, इस दुनिया में, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। क्योंकि इंसान जब से उसका इवोल्यूशन शुरू हुआ, जब से वो आदि मानव से पूरा इंसान बना, तब से वो भाषा से कुछ ना कुछ बोलते चले आ रहा है और हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि हम बोलते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। तो पोएट दुनिया के सभी लोगों से बोलते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एक बार के लिए हम किसी भी भाषा में नहीं बोलते। Let's stop for 1 second and not move our arms so much। पोएट बोलते हैं कि एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए हम स्टॉप हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं और अपनी आर्म्स जो हैं उन्हें ज़्यादा नहीं हिलाते हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप अपना ही रूटीन देखिए, सुबह आपको स्कूल जाना होता है, अपने टीचर्स का रूटीन सोचिए, उन्हें भी स्कूल आकर पढ़ाना होता है, आपको पढ़ना होता है। जो आपके स्कूल में पियोन्स हैं और जो हेल्पिंग स्टाफ है, उसका भी अपना एक रूटीन है। अपने आसपास और ख़ुद को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़िंदगी में रुकना ही नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो पोएट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं। हमें ये बहुत सिंपल, बहुत सरल पोएम लग सकती है और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पोएट ये क्या बोल रहे हैं, रुकने को क्यों कह रहे हैं, चुप रहने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन असल में अगर आप खुद को एनालाइज करेंगे तब आप पाएंगे कि पोएट आपसे एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो आप कभी नहीं करते, यानी रुक जाना। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं इस पोएम का। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। तो पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं
कि जब हम सब लोग चुप हो जाएंगे, आप और मैं, पढ़ने वाले, खुद पोएट, तब कैसा मोमेंट होगा, कैसा वो पल होगा। तो उसको वो एडजेक्टिव देते हैं एग्जॉटिक, यानी वो पल बड़ा ही एग्जॉटिक होगा। अब एग्जॉटिक का क्या मतलब होता है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। एग्जॉटिक का मतलब होता है किसी दूर दराज के इलाके की कोई चीज़। जैसे कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंडिया के कल्चर को कहते हैं बड़ा ही एग्जॉटिक है, कुछ चेंज के लिए होता है। ऐसे ही हम लोग भी बाहर जाकर कहते हैं कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, ये जो परफ्यूम या फिर ये जो खाना है, ये बड़ा एग्जॉटिक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो क्योंकि अर्थ पर कभी शांति रहती ही नहीं है, सब लोग बोलते रहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जब पोइट की बात मानकर हम शांत हो जाएंगे तो वो मोमेंट बड़ा ही एग्जॉटिक होगा। यानी इस अर्थ से कोई दूर दराज की चीज़ होगी वो, क्योंकि अर्थ पर तो शांति मिलती ही नहीं है। लेकिन जब हम शांत हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई दूर दराज की चीज़ हम तक चलकर आ गई हो, इसलिए वो पल बड़ा ही एग्जॉटिक हो जाएगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, कोई भी शोर शराबा यानी रश नहीं होगा। कोई भी इंजन्स यानी जो मशीनरी है, ये मॉडर्न जो वर्ल्ड है, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, रोड्स हमेशा चलती रहती हैं, तो कुछ भी वैसा नहीं होगा, सब शांत पड़ जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक से हम सभी, इस दुनिया के सब लोग एक साथ हो जाएंगे। और हम सब में क्या कॉमन हो जाएगा, एक अचानक से स्ट्रेंजनेस जो आ गई है, क्योंकि हम सब लोग चुप हो गए हैं। तो इतने अलग अलग होते हुए भी हम लोग हमेशा ये करते रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है, वो अमेरिका है, ये यूरोप है। लेकिन जब सब लोग शांत हो जाएंगे तब सब में एक चीज़ कॉमन हो जाएगी, बड़ी ही स्ट्रेंज, अजीब, अलग चीज़ होगी वो, जो कि है शांत रहना। नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales. A poet धीरे धीरे कर बताते हैं कि जब हम शांत होंगे तब क्या क्या हो सकता है। तो जो फिशरमैन होंगे यानी मछुआरे होंगे, जो कि कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में मछली पकड़ते हैं, वो अचानक से वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो क्वाइट हो गए, शांत हो गए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, हमें जो सॉल्ट मिलता है वो भी समुद्र से ही आता है, वो अचानक से जब शांत रहेंगे तो उनका ध्यान किस पर जाएगा, उनके खुद के हाथ, जो कि बहुत हर्ट है। क्योंकि जब सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, कोई भी अगर सॉल्ट में बहुत देर तक अपना हाथ देता है तो उसके हाथ कटने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, उनके हाथ कैसे हो जाते होंगे। और क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ अर्न करना है, अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है, पैसे कमाने हैं, तो वो उस काम को रोक भी नहीं सकते। तो जब वो पोइट की बात मानकर शांत हो जाएंगे तब अचानक से वो देखेंगे कि उनके जीवन में कितना दुख है, वो खुद को रियलाइज़ कर पाएंगे, वो खुद की जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। अब इस स्टैंजा में आप देखिए, पोइट ने कैसे केवल 4 लाइंस में ह्यूमन रेस की जो सिचुएशन है उसे दिखा दिया है। अब फिशरमैन जो हैं उनके थ्रू उन्होंने दिखाया है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स दूसरे जो स्पीसीज़ हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनको हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं कि मछुआरे कोई बुरे लोग हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे इकोनॉमिक्स में ऐसा अब बंध चुका है, हम चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते। और वहीं उन्होंने उन आदमियों के द्वारा जो कि सॉल्ट गैदर करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, ये दिखाया है कि कैसे हम एक दूसरे पर भी ध्यान नहीं देते, कि कितने लोग हर्ट होते हैं, रोज़ दर्द सहते हैं, और कुछ लोग दर्द सहते रहते हैं और वो कुछ कह ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें केवल ज़िंदगी में चलना सिखाया गया है, कभी रुकना सिखाया ही नहीं गया। पैसे कमाओ, खाना खाओ, सो जाओ, केवल इतना ही सिखाया गया है। तो तभी पोइट कहते हैं कि कीप क्वाइट, थोड़ा शांत हो जाओ ताकि तुम ये सब देख सको। पोइट बोलते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। पोइट बोलते हैं कि वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स में साथ देते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन वॉर से क्या मतलब है? वॉर मतलब हम जानते हैं युद्ध होता है, लड़ाई होती है, और ग्रीन से मतलब है इन्वायरमेंट,
यानी प्रकृति। तो प्रकृति के खिलाफ ऐसा लगता है मानो हम इंसानों ने कोई जंग छेड़ रखी हो, क्योंकि जब देखो तब हम फॉरेस्ट काटते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने अमेज़ॉन जो फॉरेस्ट हैं, बहुत बड़े फॉरेस्ट हैं, उनको भी काट दिया था। और इन्वायरमेंट को हम पल्यूट भी करते हैं। और हम सब जानते हैं, हमने सोशल साइंस ईवीएस में पढ़ा है कि किन किन तरहों से हम इन्वायरमेंट के लगता है दुश्मन हो गए हैं। तो पोएट उसी चीज़ को रेफ़र करते हुए कहते हैं कि वो लोग जो ग्रीन वॉर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। अब वो बोलते हैं वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। अब दूसरे तरह के युद्ध जो होते हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गैस मतलब जो केमिकल्स युद्ध करते हैं, बॉम्ब्स में कई सारी गैसेस होती हैं। तो गैस मतलब जो ये इस तरह के जो वेपन्स होते हैं अलग अलग तरह से, उनको ही वो रेफ़र कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर फिर से उसी चीज़ से मतलब है, आग कई कई ज़रियों से लगाई जाती है युद्ध के अंदर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और जीतते जो वॉर में जीतता है इंसान, जो भी पार्टी जीतती है, ऐसा लगता है कि बस जीत तो गई लेकिन असल में किसी ने सरवाइव नहीं कर पाया। अब आप कहेंगे वॉर में भी लोग बच जाते हैं, तो नो सर्वाइवर्स क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर नो सर्वाइवर्स से मतलब है कि कोई भी वॉर का जो ट्रॉमा है, वॉर के बाद आपने सुना होगा शायद कि वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे सोल्जर्स एक ट्रॉमा में चले गए थे, वो सदमा बैठ गया था उन्हें जो उन्होंने देखा था। तो क्या असल में कोई विक्ट्री कहने लायक है, वो कोई जीत है? ऐसा पोइट इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरह से। और उसमें कोई सर्वाइवर नहीं है, असल में कोई जीता ही नहीं, ना ही कोई बचा, सब वॉर की चपेट में आ गए। यानी वॉर के थ्रू जो नफ़रत फैलनी थी, जो सदमा बैठना था लोगों में, वो तो बैठ गया, डैमेज तो हो गया। तो ऐसी वॉर्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों को पोएट क्या करने को कहते हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो ये लोग जो हैं, जो वॉर की चपेट में आए किसी भी तरह से, वो क्या करेंगे? अपने क्लीन क्लोथ्स, बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लोथ्स पहनकर निकलेंगे। और किसके साथ वो चलेंगे? वॉक करेंगे अपने ब्रदर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ। यानी एज अ सोसाइटी हम एक दूसरे के भाई बहन ही तो हैं, भाईचारा, जो भाईचारे की बात की जाती है, तो हमारे जो आपस में हम लोग हैं सब एक संग निकलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और परछाई में, किसी चीज़ की छाँव में वो रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये बड़ी ऑर्डिनरी लग सकती हैं लाइंस, लेकिन इनके बारे में सोचें तो हमें पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर कॉमेंट्री मिल जाती है केवल इन 5-6 लाइंस में। यही पोइट्री का जादू है कि जहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट्स में पूरी बुक्स जिन टॉपिक्स में लिखी जाती हैं, पोएट या आर्टिस्ट उसे 2-4 लाइनों में बता देता है और हम पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ देता है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ये स्टैंजा देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मीनिंग है इन लाइंस में। What I want should not be confused with total inactivity। तो अभी तक शुरू से लेकर पोएट यही कह रहे थे कि शांत हो जाओ और शांत होने से क्या क्या होगा, लेकिन अचानक से वो एक बीच में एक वार्निंग टाइप देते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, उसको कंफ्यूज मत हो जाना उसे लेकर, और उसे टोटल इनएक्टिविटी यानी पूरी तरह कुछ भी ना करना मत समझ लेना। अब हम कंफ्यूज्ड हम भी हो सकते हैं कि पोइट ने कहा कि आर्म्स मूव मत करो, साइलेंट रहो, तो हाँ उन्होंने यही कहा था कि कुछ मत करो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी से उसे कंफ्यूज मत करना। मतलब अगर हम चुप हो जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं तो वो टोटल इनएक्टिविटी ही है। तो पोइट इसीलिए हमको टोक रहे हैं कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। ये लाइन कितनी सुंदर है और कितनी मीनिंगफुल है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, यानी कि ज़िंदगी का डेफिनेशन क्या है, ज़िंदगी को हम कैसे परिभाषित या फिर डिफ़ाइन करते हैं। ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी, जहाँ पे हम सब ज़िंदा हैं। तो लाइफ का मतलब ही है ज़िंदा रहने से। लाइफ मतलब लाइफ, लाइवलीनेस। तो उस चीज़ को पोएट कह रहे हैं कि उस चीज़ को मत भूलना, वो तो है ही। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। और मैं जो कह रहा हूँ उसको तुम डेथ से रिलेट मत करना कि मैं चाहता हूँ कि हम सब अंदर से मर जाएं और कुछ ना करें, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है चलना, मूव करना, सोचना, समझना। तो पोएट कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों को मत भूल जाना
और डेथ से जो मैं कह रहा हूँ उसे कंफ्यूज मत करना, उसे एसोसिएट, उसे मिला मत लेना। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, a poet अपनी बात क्लियर करना शुरू करते हैं। पोइट बोलते हैं कि अगर हम यानी ह्यूमन बीइंग्स इतने सिंगल माइंडेड ना होते, एक ही तरह से सोचने वाले ना होते। कितने लोग आपको दिन में मिलते हैं और ये हम सबके साथ ही होता है कि हम केवल जो हमें बोल दिया गया उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, कुछ अलग नहीं सोचना। जिस ढर्रे पर हम चल रहे हैं केवल उतना ही सोचना है, उसमें हम कितने भी हर्ट होते रहें, दूसरे कितने हर्ट होते रहे, उसे कभी क्वेश्चन नहीं करना। तो एक सिंगल माइंडेडनेस, सिंगल मतलब एक, यानी एक ही तरह की सोच रखने पर हम कितना मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे कि सोशल मीडिया है, तो क्योंकि उस पर ये ट्रेंड चल गया है कि एक गाना ही चलेगा, जो रील्स होती हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कि कोई बोलेगा नहीं कि उसे वो गाना उतना अच्छा नहीं लगता। अब चल गया है, फैशन में है, तो सब कहेंगे कि हाँ अच्छा ही है, अच्छा ही होगा, इतना चल गया है। तो मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ये बड़े लेवल पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। और हम क्या चाहते हैं, पोइट कहते हैं सिंगल माइंडेड वो किस सेंस में कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को चलाते रहने पे, हमें केवल अपनी लाइफ को चलाते रहने से मतलब है, एक ही दिशा में। और अगर ऐसे हम ना होते, पोइट ऐसा विश करते हैं कि अगर हम ऐसे ना होते और एक बार को हम कुछ ना करते, कुछ भी ना करते, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, एक ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ा साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी, ये जो हमारी सैडनेस है, ये जो हमारा दुख है हमारी दुनिया में, खुद को ना समझने का, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, खुद को कभी ना समझने का, अंदर कभी झांकना ही नहीं है हमको कि हमारे अंदर क्या है, इसको शायद जो ह्यूज साइलेंस है, इस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट जो एक्ट है वो इस सैडनेस को इंटरप्ट कर सकता है, बीच में रोक सकता है। और हम क्या करते हैं, कभी खुद को समझते नहीं हैं, इसलिए हम दुखी हैं और हमेशा डेथ के डर से छुपे बैठे रहते हैं। और जब ये प्रैक्टिकल वे में जब ये सामने आती है हमारे बात, तब हम कहते हैं कि नहीं, ये पोएम की बात अलग है और प्रैक्टिकल बात अलग है। ये काफ़ी अजीब बात मुझे लगती है, क्योंकि पोएट्री भी लाइफ की ही एक ऑब्जर्वेंस है और पोइट आपको जो बताना चाह रहे हैं वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि कई लोग जैसे कि किसी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर कहीं उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो तुरंत अज्यूम करेंगे कि यार अब मैं क्या करूँगा, अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, और वो उसी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये सच है कि पैसे की भी ज़रूरत होती है हमको एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ पसंद है और होनी भी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उस चीज़ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है एक फाइनेंशियल लेवल पर, तो हम पूरी लाइफ को अपनी उससे डिफ़ाइन कर लेंगे। हम दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, हम घर वालों से ढंग से बात करना छोड़ देते हैं कि यार अब तो सब बेकार है। ये होता है सिंगल माइंडेड होना। अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके पास अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो कोई भी आपको कभी झुका नहीं सकता, आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। अगर आप खुद को जानते हैं, जो पोइट यहाँ पर बात कर रहे हैं, और डरते नहीं हैं कि अब सब ख़त्म हो गया, एक तरीके की डेथ हमें हमेशा करती रहती है, हॉन्ट करती रहती है कि अब सब ख़त्म हो जाएगा, हम खुद को ही थ्रेटन यानी धमकी देते रहते हैं। वो चीज़ हमने खुद से हटा ली तो हम अपनी लाइफ को कुछ और बना सकते हैं, कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो हम सबको भी रुक कर सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट का मतलब मर जाने से या पूरी तरह इनएक्टिव हो जाने से नहीं है, बल्कि खुद में खुद को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करने से है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब पोइट कहते हैं, फिर से वो परहैप्स का यूज़ करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने परहैप्स का यूज़ किया है, यानी कि शायद, और इसका मतलब है कि वो एक संभावना, एक उम्मीद बता रहे हैं जो उनके मन में है। कहते हैं कि उम्मीद है, यानी शायद जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमें सिखा सकती है। क्या? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और जैसे कि हर चीज़ पहले जो डेड दिख रही होती है, पहले जो मरी हुई दिख रही होती है, वो अलाइव होती है अंत में।
फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फूल था, वो खिला और फिर मुरझाकर नीचे सूख कर गिर गया, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो मिट्टी में ही मिल गया और मिट्टी से फिर से एक नया फूल उगाया। तो असल में चीज़ कभी मरी ही नहीं, कोई व्यक्ति, कोई क्रिएचर कभी मरा ही नहीं। यही हमारी पृथ्वी हमको सिखाती है। तो जब हम क्वाइट होंगे तब हम ये नहीं सोचेंगे कि हम मर गए। हम थोड़ी देर के लिए बस शांत होंगे और फिर से खुद को अलाइव कर कर निकलेंगे वहाँ से। फिर से हम और ज़्यादा ज़िंदा होकर निकलेंगे। और ज़िंदा होने से मतलब है खुद को पहचानना और खुद को असल में जानना। और पोएट शुरू में जैसे 2 लाइंस थी वैसे ही फिर से 2 लाइंस बोलते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट हमको ऐसे छोड़ कर जा रहे हैं, जो रीडर्स हैं उनसे कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं 12 तक गिनता हूँ और तुम शांत रहोगे, तुम क्वाइट रहोगे और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यानी कि तुम ज़रा अकेले छूटो, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ और देखते हैं कि क्वाइट रहने के बाद तुम क्या सोचते हो अपने बारे में। तो आप ये खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए शांत रहे और देखें कि क्या चेंज आपके माइंड में आता है। पोएम के थीम्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ा थीम है वर्ल्ड पीस और सॉलिडारिटी का, कि दुनिया में एक शांति का माहौल होना चाहिए और एक एकता होनी चाहिए। और इसको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं कि शांति से हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं, चुप रहकर हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लोगों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे को लेकर। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद का जो एनालिसिस होता है, खुद के बारे में सोचना समझना, खुद की एक्शंस को देखना, वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जो कलेक्टिव ड्यूटी है एज सोसाइटी, एज अ वर्ल्ड, वो क्या है। ये थी पाब्लो नेरूदा की बेहतरीन पोएम कीपिंग क्वाइट। अगर आपको इस वीडियो से इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो और आपको लगा हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स यहाँ पर इंग्लिश जो NCERT है, CBSE का सिलेबस है, उससे रिलेटेड आती रहती है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पे या बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप देखना चाहते हो इस चैनल पर। अगर आपका एग्ज़ाम है तो कमेंट में भी बताएं। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।